हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि कल यानी 15 मार्च 2023 को सेल ने जूनियर ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए हैंडआउट नोटिस जारी किया है। इस हैंडआउट नोटिस में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, जिससे आपको जेईई एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। तो आज हम इसी नोटिस के बारे में और जानेंगे। अपने सामने देख सकते हैं सेल का जियो हैंडआउट नोटिस। अब इस नोटिस के शुरुआती जो इन्फॉर्मेशंस है वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी दी हुई है, लेकिन आज सारी चीज़ों को वापस एक बार रिकैपिचुलेट करने के लिए मैं दोबारा सभी चीज़ों को बता देती हूँ। अब इसमें सबसे पहले जो लिखा वो गया है वो है इन्फॉर्मेशन हैंडआउट। अब इसमें स्टार्टिंग में लिखा गया है कि इस हैंडआउट में सारी वही इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई है जो कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आप लेने वाले हैं 18 तारीख को उसमें हेल्प करेगी। इन सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं इंस्ट्रक्शन से आपको पता चलेगा आपको टेस्ट को किस हिसाब से करना है। अब जैसे कि आपको पहले से मालूम है कि आपके 4 सेक्शन रहेंगे टेस्ट में: आईसीए, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कम्प्रीहेंशन, यूनिट स्पेसिफिक और स्ट्रीम स्पेसिफिक यानी जीपीओई, जीपीए और जीएफएम। अब जैसे कि पिछली वीडियोस में भी मैंने भी आपको बताया हुआ है कि आईसीए में 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस का आंसर करना ही है। रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी आरडीआईसी में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 20 करने हैं। इनमें कहीं पर भी ऑप्शन नहीं रहेगा, ना ही कहीं पर नेगेटिव मार्किंग है। इनमें से आपको सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। यूनिट स्पेसिफिक में भी 25 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 25 प्रश्न करने हैं, लेकिन आपको स्ट्रीम स्पेसिफिक यानी जीपीओई, जीपीए और जीएफएम में ऑप्शन मिलेंगे। इनमें इसमें आपके सामने 100 प्रश्न रखे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 30 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो इन टोटल आपको आईसीए में 25, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन में 20, यूनिट स्पेसिफिक में 25 और स्ट्रीम स्पेसिफिक यानी जीपीओई, जीपीए और जीएफएम में 30 प्रश्न का उत्तर करना है। ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का ड्यूरेशन है, और आप किसी भी भाषा, हिंदी या इंग्लिश को सेलेक्ट करके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब आप किस तरह से एग्जामिनेशन को भाषाओं को बदल सकते हैं या किस हिसाब से एग्ज़ाम ले सकते हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, जिसमें डेमो टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। उस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आप किस तरह से एग्जामिनेशन के दौरान पूरे क्वेश्चन पेपर या बस किसी एक प्रश्न का लैंग्वेज बदल के आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। The test will consist of 4 parts: industry and company awareness (ICA), reasoning, data interpretation and comprehension (RDIC), plant unit specific and GPOE, GPA, GFM। ये वही सारी चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि 100 questions will be presented to the candidate, out of which candidate have to answer any 30 questions. If a candidate is able to attempt more than 30 questions, the first 30 in which they are presented to candidate would be evaluated, and the remaining attempted questions shall not be reckoned for evaluation. Accordingly, it is suggested that only 30 questions are to be answered in the stream specific section GPOE, GFM, GPA, and for any change in the same, first clear the response before attempting the next one in the section. अब ये बहुत ही सरल है, आपको इसे इतना बड़ा देख के लग रहा होगा क्या लिखा गया है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसमें बस यही बताया गया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि स्ट्रीम स्पेसिफिक यानी जीपीओई, जीपीए और जीएफएम में 100 प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 30 प्रश्न का उत्तर करना है। अब जैसे कि मैंने अपने शुरुआती वीडियोस में भी आपको बताया गया था कि आपको किस हिसाब से आंसर करना है, वही चीज़ मैं आप दोबारा दोहराती हूँ। आपको 30 ही प्रश्न का उत्तर देना है। अब आप हो सकता है कि बहुत लोग सोचेंगे कि अगर 30 प्रश्नों से ज़्यादा का मैं उत्तर दूं तो उसे भी गिनती में रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बस किसी 30 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आप उससे ज़्यादा प्रश्न का उत्तर दे भी देते हैं तो आपके पहले 30 प्रश्नों को ही इवैल्यूएशन के लिए रखा जाएगा। मान लीजिए बहुत लोग सोचेंगे कि 100 से 1 से 30 ही तक में आपको उत्तर देना है, तो ऐसा नहीं है। आप किन्हीं भी 30 का उत्तर दे सकते हैं, भले आप वो 1, 2, 3 या डायरेक्ट 25 पर जाके दें, या फिर 1, 2, 3, 4, 5 या डायरेक्ट 75 पर। आप किसी भी ऑर्डर पे किन्हीं भी 30 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन ख्याल इस बात का रखना है कि आप 30 ही प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। उससे ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करना कोई समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इवैल्यूएशन बस पहले 30 प्रश्न का ही होगा।
अब मान लीजिए आपने पहले 1, 2, 3 को मार्क किया हुआ है और आगे जाके आप देखते हैं कि आपने 31 क्वेश्चंस को मार्क कर दिया है, तो ऐसे में आप बेहतर रहेगा कि आप 30 प्रश्नों को मार्क करें और जो एक प्रश्न एडिशनल आपने मार्क किया है उसे आप क्लियर रिस्पॉन्स कर दें, क्योंकि उसका कोई मान्यता नहीं रहेगा। और मान लीजिए पहला प्रश्न जो आपने मार्क किया है वो गलत भी निकल गया, तो आपको जहाँ 30 नंबर आने थे वहाँ पर 29 ही नंबर आएंगे। अब जैसे कि बताया 120 मिनट का टेस्ट है, लेकिन हो सकता है आपको वेन्यू में 180 मिनट या ऐसा रहना पड़ जाए, क्योंकि आपको कंप्यूटर में लॉगिन भी करना है, कॉल लेटर्स को भी कलेक्ट करना है और सारी इंस्ट्रक्शंस को भी दोबारा पढ़ना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में गलती ना करें। तो हो सकता है इतना सारा चीज़ है। अब आपको जैसे पहले ही मालूम है कि हिंदी या इंग्लिश आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं टेस्ट को, और किस तरह से देना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही है। अब यहाँ पर जो मैंने पिछली बार भी बताया था वही दोबारा लिखा हुआ है कि आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी समय 120 मिनट के दरमियान में कर सकते हैं। अब पिछली बार जैसे आपके एक एक प्रश्न में 4 ऑप्शन थे, तो इस बार 4 के बजाय 5 ऑप्शंस रहेंगे। यही एक बदलाव है जो आपको क्वेश्चंस में दिखेगा, क्योंकि पिछली बार आपकी एग्जामिनेशन जो रिटन हुआ था उसमें 4 ऑप्शंस थे एक प्रश्न के लिए, लेकिन इस बार 4 नहीं 5 ऑप्शंस रहेंगे। ये भी वही चीज़ है जो पिछली बार बताया था। आपको माउस क्लिक करके अपना करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसे ही आपका आंसर माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सजेशन रहेगा कि आप गेसिंग से आंसर ना करें, क्योंकि वो टाइम का भी बर्बादी है, और आप उतना ही आंसर करें जो आपको एकदम कन्फर्म हो। Please note that the types of questions in this handout are only illustrative and not exhaustive. In the actual examination, you will find questions of a higher difficulty level on some or all of these types, and also questions on the types not mentioned here. अब नीचे में इस हैंडआउट में आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, लेकिन जैसे कि स्टार्टिंग ही में आपको बता दिया गया है कि ये हैंडआउट बस इलस्ट्रेटिव है और एग्जॉस्टिव नहीं है। इलस्ट्रेटिव यानी बस देखने के लिए है। अब आपके जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रहेंगे वो इससे भी हायर डिफ़िकल्टी का रहेगा, इससे भी ज़्यादा कठिन रहेंगे, और कोई टाइप्स के क्वेश्चन तो यहाँ पर रहेंगे भी नहीं, लेकिन वहाँ पर रह सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल कंपनी अवेयरनेस ICA से किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे? Questions in this subtest will be based on the awareness about functioning of SAIL and from the manual. This subtest will be common to candidates from all plants यूनिट्स ऑफ SAIL. अब जैसे कि मैंने अपने जो सिलेबस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जो मैंने शुरुआती समय में डाला था एग्जामिनेशन के, उसमें जैसे मैंने बताया था कि ICA में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो किसी भी यूनिट और प्लांट जो कि SAIL का है उसमें डिफरेंट नहीं रहेगा। हर एक प्लांट हर एक यूनिट के लिए सेम रहेगा इसमें क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके SAIL के फंक्शनिंग के अवेयरनेस के बारे में रहेगा, और ये बुक से ही क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये आपको मालूम ही है। अब रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कम्प्रीहेंशन RDIC, अब इसमें आपको ख्याल ये रखना है कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार इसमें कठिन प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में लिखा भी हुआ है कि हायर डिफ़िकल्टी लेवल, तो इस बार चांसेस है कि इस रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रीहेंशन में ज़्यादा कठिन प्रश्न दिए जाएंगे। This is a test to see how well you can think and also to judge your aptitude, knowledge for reasoning, data interpretation and comprehension. It contains questions of various kinds. Here are some sample questions. अब यहाँ पर पहले भी लिखा गया है कि यहाँ पर आपके थिंकिंग और जजिंग और को देखने के लिए ये रीजनिंग वगैरह लिया जाता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को भाप सकते हैं, कितनी जल्दी एब्जॉर्ब कर सकते हो, कितनी जल्दी परिस्थितियों को समझ सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपका रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन है। तो यहाँ पर जहाँ तक मेरा अनुमान है यहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा कठिन रखा जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। अब प्लांट और यूनिट स्पेसिफिक देखा जाए तो क्वेश्चंस इन दिस सब टेस्ट विल बी स्पेसिफिक टू ऑल रिस्पेक्टिव प्लांट यूनिट ऑफ द कैंडिडेट. प्लांट स्पेसिफिक मैनुअल्स कैन बी रेफर्ड फॉर द सब टेस्ट. अब यहाँ पर प्लांट स्पेसिफिक का ही बात हो रहा है तो हर एक प्लांट के लिए स्पेसिफिक रहेगा. आप चाहें तो इन चीज़ों को और अच्छे से बेहतर समझने के लिए हमारा पुराना वीडियो जहाँ पर हमने सिलेबस को डिस्कस किया है वो भी देख सकते हैं. वहाँ पर हर एक सेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है. अब यहाँ पर पहले ही बताया गया है, मान लीजिए आप बोकारो से हैं तो आपको बोकारो से रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाएगा. आप राउरकेला से हैं तो राउरकेला से ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लांट और यूनिट स्पेसिफिक की बात की जा रही है. तो यहाँ पर आपको किसी प्लांट या यूनिट के स्पेसिफिक को होकर पूछा जाएगा. और स्ट्रीम स्पेसिफिक वही रहेगा कि आप अगर GPOE में है तो GPOE का पूछा जाएगा, GPA में है तो GPA का, GFM में तो GFM का, और ये भी बुक ही से रहेगा जनरली.
आप जनरल प्लांट अवेयरनेस जीपीए, इसमें भी आप देख सकते हैं सैंपल प्रश्न दिए गए हैं, जीपीओई या फिर ये जीवीएफएन। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ इस वीडियो ने आपको जेओ के हैंडआउट नोटिस को समझने में सहायता की होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियो अपलोड करने पर आपको सबसे पहले जानकारी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।